सुप्रभात। अब तक की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी मोर्चे के गठन की रूपरेखा तैयार करने के लिए विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने 23 जून को पटना में बैठक की। लगभग 4 घंटे की बैठक के बाद 70 विपक्षी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने और अपने मतभेदों को दूर करके लचीलेपन के साथ काम करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसके एक पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मणिपुर उच्च न्यायालय अब सोशल मीडिया वेबसाइटों पर रोक के साथ राज्य भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट को बहाल करने के तरीके खोजने पर जोर दे रहा है। हालांकि मणिपुर सरकार ने कहा है कि यह मुश्किल है, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाओं का उपयोग करके अवरुद्ध साइटें एक्सेस करने के लिए अभी भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करें। लगातार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वर्ल्ड बैंक का प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उबरने में दुनिया की मदद करेगा, यह घोषणा विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने पेरिस में चल रही समिट फॉर ए न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट के दौरान की। इंग्लैंड के मिल्टन कीन्स में 1997 में आयोजित जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारत के प्रमुख स्ट्राइकर रहे राजीव मिश्रा का 46 साल की उम्र में निधन हो गया। गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर फैंस चैनल्स के लिए नई पॉलिसी पेश की है। यूट्यूब ने कहा है कि अगर कोई फैन चैनल चलाता है तो उसे अपने चैनल के नाम या हैंडल में यह स्पष्ट करना होगा कि उनका चैनल ओरिजिनल क्रिएटर, आर्टिस्ट या एंटिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने केरल के 6 जिलों में 13 प्रमुख यूट्यूब ब्लॉगर्स के आवासों कार्यालयों पर छापेमारी की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन के दौरान आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने राज्य में प्लांट स्थापित करने के लिए प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी अमेरिका स्थित टेस्ला को आमंत्रित किया है। असम में बाढ़ से कुल 4,95,799 लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हुई है। इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्र में लापता चालक दल के 8 सदस्यों वाली एक नाव की तलाश जारी है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सिस्टम के भीतर हैं और इसलिए वे और उनकी अमेरिकी यात्राएं पूरी तरह बेमतलब और अप्रासंगिक हैं। अब सुनते हैं कल रात तक की खबर। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्षी दलों की आज पटना में महा बैठक हुई और फैसला हो गया कि इस बार बीजेपी का नफरत फैलाने वाला एजेंडा नहीं चलने देना है। बीजेपी को उसके गढ़ में ही घेरा जाएगा। पूरा विपक्ष एक साथ है, मजबूती से गठबंधन के लिए काम किया जाएगा। तो बैठक में लिए गए क्या क्या फैसले, देखते हैं ये रिपोर्ट। पटना में विपक्षी दल की बैठक हुई, जिसमें करीब 1.5 दर्जन पार्टियों के प्रमुख जुटे। 5 घंटे तक चली बैठक में कई फैसले हुए। सभी दल एक सुर में बोले कि 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा और बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। सभी दलों ने साथ लड़ने पर सहमति दे दी है। मीटिंग के आयोजक बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि विपक्ष की एक और बैठक होगी और इस बार ये कांग्रेस के न्योते पर होगी, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा भी दूसरी बैठक में सुलझ जाएगा। कौन कहां से लड़ेगा ये सब कुछ तय होगा। जो शासन में हैं वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो सब इतिहास बदल रहे हैं। नीतीश ने अपनी बात खत्म की तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष की अगली बैठक 10 से 12 जुलाई तक शिमला में होगी। 3 दिन तक होने वाली बैठक में सामान्य एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। हमें हर राज्य के लिए अलग अलग काम करना होगा। शिमला में विपक्षी गठबंधन का पूरा रोड मैप साफ हो जाएगा। इस दौरान मीडिया के सामने लालू यादव ने बड़ा संकेत दिया। उन्होंने राहुल गांधी की शादी की बात कहते हुए साफ कर दिया कि राहुल गांधी को अब गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। राहुल गांधी दूल्हा बने और पूरा विपक्ष बाराती की तरह चलने को तैयार है। लालू के बयान से साफ है कि विपक्षी दल पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को चेहरा बनाने की तैयारी में है। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि संसद में राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाकर बहुत अच्छा किया।
तो राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी से टकराव को तैयार हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण कर रही है। ये विचारधारा की लड़ाई है और हम साथ खड़े हैं। हमने निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, अपनी सामान्य विचारधारा की रक्षा करेंगे। ये विपक्षी एकता की प्रक्रिया है जो आगे बढ़ेगी। जबकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। वो इसलिए हैं कि हमें देश बचाना है। शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब अच्छा ही होता है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पटना में जो भी बैठक होती है वो सफल होती है, इसलिए मैंने नीतीश कुमार को कहा कि पटना में बैठक का आयोजन किया जाए। बीजेपी चाहती है कि इतिहास बदला जाए और हम चाहते हैं कि बिहार से इतिहास बचाया जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने डेमोक्रेसी पर अमेरिका में पीएम मोदी के दिए बयान पर तंज कसते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में 5 साल से जमहूरियत नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिले और राज्य में चुनाव कराए जाएं। हमारा मकसद देश का संविधान है। पटना में विपक्षी एकता की हुंकार से बीजेपी का चुनावी गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। इधर अडानी का गणित भी गड़बड़ा गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भले ही 5 महीने का वक्त हो चुका हो, लेकिन ये रिपोर्ट अब भी अडानी ग्रुप की परेशानियों में इजाफा कर रही है। इस रिपोर्ट के चलते अब अमेरिका में गौतम अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने वालों से पूछताछ की जा रही है। ये खबर सामने आने के बाद शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। भारत में सेबी पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच कर रही है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडन रिसर्च की अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट सामने आने के बाद अमेरिकी एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले अमेरिकी निवेशकों को समूह ने डिस्क्लोजर में क्या जानकारियां साझा की हैं। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर विदेशी कंपनियों के जरिए कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब अमेरिका में अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने वालों से पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर उनके और अडानी ग्रुप के साथ क्या बातचीत हुई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क ब्यूरो लीन का अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस अडानी समूह के बड़े निवेशकों से पता लगा रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद समूह की उनसे क्या बातचीत हुई थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अमेरिकी बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी इसी तरह की जांच कर रहा है। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों की जांच भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कर रहा है। सेबी ये पता लगा रहा है कि क्या अडानी ग्रुप ने मार्केट से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन किया है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी। इसके बाद अडानी ग्रुप ने विदेशों में रोड शो आयोजित किया था, जिसमें कंपनी की सेहत और आगे की योजनाओं के बारे में बताया गया था। अमेरिका में जांच की खबर सामने आते ही स्टॉक मार्केट पर अडानी की कंपनियों के शेयर गोते लगा रहे हैं। अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 7.5% तक नीचे चले गए थे। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स में गिरावट है। इसी तरह अडानी ग्रेन, अडानी विल्मर, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस के शेयर भी लुढ़क गए। इससे साफ है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अडानी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। अमेरिका की जांच से अडानी को जोरदार झटका लगा है, तो वहीं अमेरिका में पत्रकार के सवाल से पीएम मोदी को झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी पत्रकार ने भारत में लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर सवाल किया। 9 सालों में यह पहली बार था पीएम मोदी किसी पत्रकार के सवालों का जवाब देते नजर आए। लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों पर पूछे गए सवाल से पीएम के चेहरे का रंग उड़ा नजर आया। तो क्या जवाब दिया पीएम मोदी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन वो व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये 9 साल में पहला मौका था जब पीएम मोदी किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना कर रहे थे। इस दौरान अमेरिकी मीडिया ने भारत में स्वतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर सवाल किया। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के साथ ही भारत में मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इल्हान उमर समेत कुछ अमेरिकी सांसदों ने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मुस्लिमों को लेकर सवाल पूछने की बात कही। इस बीच महिला पत्रकार ने पूछा, लोग कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हैं जो कहते हैं कि आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है और अपने आलोचकों को चुप कराती है।
जैसा कि आप इस समय यहाँ व्हाइट हाउस में खड़े हैं, यहाँ कई विश्व नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। आप और आपकी सरकार मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और फ्री स्पीच को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहेगी? इस सवाल का पीएम मोदी ने काफी सधे हुए लफ्जों में जवाब दिया, लेकिन सवाल पर पीएम के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। पीएम ने कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं। लोग कहते ही नहीं बल्कि भारत में लोकतंत्र है। जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के एनडीए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारे रंगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों पर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। पीएम ने आगे कहा, हमने सिद्ध किया है कि लोकतंत्र उद्धार कर सकता है। जब मैं उद्धार की बात करूंगा तो तब जाति, पंथ, धर्म, लिंग किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती। आप जब लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर मानव मूल्य नहीं है, मानवता नहीं है, मानवाधिकार नहीं है तो वो लोकतंत्र है ही नहीं। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं, उसको लेकर जीते हैं, फिर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूलभूत सिद्धांतों को साथ लेकर चलता है। बहरहाल पीएम मोदी के इस जवाब से शायद ही कोई इत्तेफाक रखे, क्योंकि ये जवाब से ज्यादा भाषण नजर आया। पीएम मोदी के जवाब को कांग्रेस ने निराशाजनक करार दिया है। इधर मध्य प्रदेश में दलितों पर हुए जुल्म पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी में प्रशासन ने दलित परिवारों के घरों को जमींदोज कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी सरकार फंस गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के एक गांव में वन विभाग ने अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए दलितों के 10 घर तोड़ दिए। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था, जिसके बाद इस मामले ने राजनीति रंग ले लिया। जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में दलितों पर बीजेपी सरकार का अत्याचार चरम पर है। सागर जिले में 10 दलित परिवारों के घर को ढहा दिए गए। जो परिवार मजदूरी करने के लिए गए थे, बिना कोई सूचना दिए उनकी सारी गृहस्थी का सारा सामान बेकार कर दिया गया। पीएम मोदी आवास के तहत बने घर भी ढहा दिए। सत्ता के अहंकार में भाजपा ये भूल गई है कि सरकार का काम लोगों को उजाड़ना नहीं बल्कि बसाना है। दलितों, आदिवासियों और गरीबों पर अत्याचार करने वाली भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीड़ितों से मिलने ग्राम रैपुरा पहुंच गए, जहां वो पीड़ित परिवारों के साथ धरने पर बैठ गए और ग्रामीणों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के ग्राम रेपुरा के लगभग 10 अहिरवार समाज अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकान मंत्री गोविंद राजपूत के निर्देश पर गिराए गए। क्यों? क्योंकि ये मंत्री से डरते नहीं है। बता दें कि दिग्विजय सिंह ग्राम रैपुरा में ग्रामीणों के साथ जमीन पर धरने पर बैठ गए। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जहां सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने दिग्विजय सिंह से चर्चा की। दलितों पर हुए जुल्म का नतीजा बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। नुकसान तो बृजभूषण को भी हो रहा है। पहलवान योगेश्वर दत्त ने बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन करने वाले 6 पहलवानों को एशियन गेम्स के ट्रायल में दी गई छूट पर सवाल खड़ा किया, जिस पर महिला पहलवान विनेश फोगाट भड़क गई हैं। विनेश ने योगेश्वर दत्त और बृजभूषण को निशाने पर लेते हुए फिर कई आरोप लगाए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये विवाद थमता नहीं दिख रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत 6 पहलवानों को एशियन गेम्स के ट्रायल में छूट दी गई है। पहलवानों को छूट देने के मामले में ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त ने ऐतराज जताया है। उन्होंने पहलवानों पर सवाल खड़े किए थे कि क्या धरना देने वाले पहलवानों का यही मकसद था। इस मामले में अब विनेश फोगाट ने योगेश्वर दत्त पर हमला बोला है। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट कर योगेश्वर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है, योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना तो उसकी वो घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वो महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा था,
जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आप बीती बता रही थी तो वो बहुत घटिया तरह से हंसने लगा। बोला कि ये सब तो चलता रहता है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ। वो पहले ही सरेआम महिला पहलवानों के खिलाफ बयान दे रहा था, उसके बावजूद उसे दोनों कमेटियों में रखा गया। विनेश ने आगे लिखा है, वो पहलवानों और कोचों को महिला पहलवानों के आंदोलन में शामिल होने से लगातार रोकता रहा। सारा कुश्ती जगत समझ गया था कि योगेश्वर बृजभूषण की थाली का झूठा खा रहा है। इसके बाद उन्होंने लिखा, समाज में कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो योगेश्वर जरूर उल्टियां करता है। पहले किसानों, जवानों, छात्राओं, मुसलमानों, सिखों पर घटिया टिप्पणी की और अब महिला पहलवानों को बदनाम करने में लगा हुआ है। समाज से गद्दारी के कारण ही 2 बार चुनाव में औंधे मुंह गिरे हो तुम, और मैं चैलेंज करती हूँ कि कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीतोगे। और बुलेटिन के आखिर में बात महिलाओं को लेकर सीएम गहलोत के ऐलान की। राजस्थान में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सत्ता पाने की जुगत में है, लेकिन इस रेस में कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है। इसकी वजह है सीएम गहलोत की जनता को राहत देती बड़ी घोषणाएं। आज उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया जो बीजेपी को परेशान कर सकता है। देश में किसी भी चुनाव में आधी आबादी की भूमिका बेहद अहम होती है। इस बात को सभी राजनीतिक दल बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि जब जब लोकतंत्र का महापर्व आता है तब तब महिलाओं को लुभाने की कोशिश होती है। अब राजस्थान में भी चुनाव के मद्देनजर सीएम गहलोत महिलाओं को अपने पाले में करने की जुगत में हैं। राज्य सरकार ने रोडवेज की बसों में सफर करने पर महिलाओं के लिए रियायत का दायरा बढ़ाया है। सभी बसों में महिलाओं को 50% की रियायत दी जाएगी। अभी केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को 50% की छूट दी जा रही थी। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 401 राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 18 करोड़ 4 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति दी है। वहीं सत्र 2023-24 में खोले गए नवीन महाविद्यालयों में भी ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। सीएम गहलोत के इस ऐलान से कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति में काफी फायदा होगा, क्योंकि महिलाओं के वोट प्रतिशत पर अगर गौर करें तो अभी तक राज्य में कुल 5,11,64,685 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 2,44,72,600 महिलाएं और 2,66,92,049 पुरुष मतदाता हैं। आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि चुनाव में महिलाएं काफी मायने रखती हैं। इसलिए सीएम गहलोत की नजर भी उन पर है। अब देखना होगा कि इस राहत से कांग्रेस को कितना फायदा। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। और अब मनोरंजन।
Neetaji, Vardhan, come Sir, this side. He'll take I a can't picture. actually recognize you. Let me just hug him. Let me just kiss you. Sir. मैं कहाँ से आऊँ यहाँ पे सर आपके बिना तो शो चालू ही नहीं हो सकता सर श्रद्धा पण पोचते आता Come, Vardhan. Look here. Your parents are also there. इतनी गर्मी आई श्रद्धा नहीं यू कैन आल्सो जंप हाँ इधर रुको कहाँ रुको यहाँ पे किधर करो बस इधर रोक रहा हूँ भाई सोनाली जी को यहाँ करवा दो पहले। मैम यहाँ पे आ जाइए, उनका बाइट भी हो जाएगा। मैम एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ गया मैम यहाँ पे एक बाइट रुक जाइए। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन 23 मतलब 24 घंटे बाकी है एंड फर्स्ट मूवी आफ्टर मैरिज। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट? It's super exciting. I just had a blockbuster a few days ago, my shadi and another blockbuster. She's a blockbuster. I'm in blockbuster phase, but very excited. You are looking very good. काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस तरह आई है, कैसी थी, अगर कुछ बताना चाहो। हाँ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बट मोर देन दैट जो एक वर्ल्ड क्रिएट किया है दैट इज़ रियली एक्साइटिंग एंड आई डोंट वांट टू से मच बिकॉज यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस फिल्म। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा एंड इट्स आई वोंट इवन से हॉरर बट सुपरनैचुरल। थैंक यू। Hey, Siddhant, कौन Sid, no? श्रद्धा जी एक बाइट। हाय सो फर्स्ट हेच बोलणार मी की माझ्या भावाला सपोर्ट करायला आली आहे, त्यांना ऑल द बेस्ट आणि आता मी पिक्चर बघायला पळते। थँक्यू सर। मैम आपका सोलो यहाँ पे करवा। या आई एम सो सॉरी। सर यहाँ पे